अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं लेसन रिकॉर्ड कर रही हूँ वो अलजबरा से रिलेटेड है एंड दिस इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर क्लास 7। क्लास 7 का जो सेशन है वो एंड हो चुका है। इस वक्त सिर्फ रिवीजन करने के लिए उनके जो बेसिक अलजबरा के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए मैंने एक सिंपल सी शॉर्ट्स या वीडियो लेक्चर क्रिएट किया है। इसमें मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स अलजबरा के जो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी, हम अर्थमेटिक सीक्वेंस को डिस्कस कर लेंगे, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, देन बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को, फिर फैक्टराइजेशन को, फिर हाउ लीनियर लाइन यानी हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस उनको सॉल्व देख लेंगे, और फिर फाइनली हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन वो डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस। बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं लेकिन सबसे पहले जो बेसिक सीक्वेंस हम बच्चों को सिखाते हैं या बच्चे सीखते हैं वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस होता है, ये कॉमन डिफरेंस के साथ होता है। हर टर्म जो है वो एक दूसरे से कॉमन डिफरेंस पर होती है, और इसकी जो जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है दैट इज जनरल टर्म यानी एन टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है an प्लस n-1 d, वेयर a d स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस, यानी कि हर टू टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, और a1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, वेयर 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। ये जो है दैट इज कॉमन डिफरेंस, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? डी को कैसे फाइंड करेंगे? डी हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो दैट विल बी द डिफरेंस। यहाँ पे क्या आ गया है? 3। ठीक है, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? वो हमारे पास a1 है, वो हमारे पास है 2। इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है। nth टर्म फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 एंड d। a1 की जगह हम लिख लेंगे 2 प्लस n-1, और d की जगह हम लिख लेंगे 3। d जो d मतलब 3 है वो n से भी मल्टीप्लाई होगा और -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3n -3। ठीक है, फर्दर इसको हम कर लेंगे तो 3n, यहाँ पे 2 -3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। ये इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास इस सीक्वेंस के लिए क्या आ गया? 3n-1। अब इसके लिए नेक्स्ट हम, अगर इस जैसे प्रीवियस सीक्वेंस था उसके लिए हमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया, हमारे पास उसकी एन टर्म क्या आ गई? an इक्वल्स टू 3n-1। ये इस इक्वेशन की जनरल टर्म आ गई। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हो कि आपने a10 फाइंड करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे? n को 10 पुट कर देंगे, तो जहां जहां हमारे पास जनरल टर्म में n है उसको हम 10 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? a10 इक्वल्स टू 3b 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -1, तो ये क्या आ जाएगा? 30 -1, क्या आ गई इसकी 10 टर्म? क्या आ गई हमारे पास? 29। इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन में आया हो कि आपने इसकी कोई 15 टर्म फाइंड करनी है,
सिमिलरली आप क्या करेंगे कि n को हम 15 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a 15, अगेन यहाँ पे जो 3 है n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करेंगे 1 के साथ, 3 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट विल बी 45 माइनस 1, अब क्या आ गया हमारे पास 44। सो इसकी 15 टर्म क्या आ गई है 44। सो अब हमारा सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस था हमारा 2 7 सॉरी 2 2 5 था, सॉरी ये इसको हाईलाइट करना पड़ता है, 2 5 5 प्लस 3 था 8, फिर सो ऑन। सो इसकी एन टर्म हमारे पास क्या आ गई है 3n माइनस 1, ये हमारे पास जनरल सीक्वेंस आ गया। सीक्वेंस ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, उसकी एन टर्म भी आ गई है और उसकी मिडल टर्म्स भी, हमने एक 10th फाइंड किया, एक 15 फाइंड किया है। सो ये क्वेश्चन इसी तरह चलता जाएगा। सो हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप इसी अर्थमेटिक में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास जनरल टर्म ऑलरेडी गिवन है तो आपने लिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अजान हो रही है सो ये दोबारा से स्टार्ट करते हैं, पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। अगर हमारे पास सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए एन इक्वल्स टू 2n प्लस 1, तो अगर हमें जनरल टर्म गिवन है तो हम सीक्वेंस पूरा जनरेट कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले n को 1 पुट करेंगे, जब n को 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a1 यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस 2n1 प्लस 1, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास सीक्वेंस की क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, ठीक है। इसी तरह हम n को फिर सेकेंड टर्म के लिए 2 पुट करेंगे, n 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5। सेम n को अब 3 पुट करेंगे से थर्ड टर्म के लिए, सो a 3 इक्वल्स टू 2 3 प्लस 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7। सेम आप फिर n फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए n को 4 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा a 4 2 इंटू 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 8 प्लस 1 9 एंड सो ऑन। अब जितनी टर्म्स फाइंड करते जाएंगे n को पुट करते जाएंगे वो आंसर आते जाएंगे। सो हमने कितना सीक्वेंस क्या जनरेट कर लिया, हमारे पास सीक्वेंस आ गया है, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या आ गया है 3 5 7 ओ सॉरी 7 चलिए 7 9 एंड सो ऑन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि आपने उसकी 30th टर्म भी फाइंड करनी है। सो अब हम n को 30 पुट करेंगे, देखेंगे कि इसकी 30th टर्म क्या आती है। सो a 30 इक्वल्स टू 2 इंटू 30 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 60 प्लस 1 61। सो हमारी nth टर्म की फर्स्ट 4 टर्म्स मैंने फाइंड की, इसके बाद आप कहने हमने 30th टर्म फाइंड की 61 और फिर सो ऑन। ये हमारे पास इस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। सो हमने क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि हमने कैसे फाइंड करना है। अगर हमारे पास जनरल सीक्वेंस गिवन है,
अगर हमारे पास सीक्वेंस गिवन है और अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन है, हर टू टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे इनका डिफरेंस 3 आ गया, जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ए वन और डी की वैल्यू पुट करेंगे, उसको अच्छी तरह सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस का ख्याल रखेंगे, तो हमारे पास उसकी nth टर्म या जनरल टर्म का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि ये नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है कि हमारे पास जब उसका जनरल टर्म का फॉर्मूला क्रिएट हो गया और अगर हमें क्वेश्चनर ने पूछा हुआ है कि आप उसकी 10th टर्म फाइंड करें, हम n को सिंपली 10 से रिप्लेस कर देंगे और फिर उसकी 10 टर्म आ जाती है। इसी तरह अगर हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि हमने उसकी 15 टर्म फाइंड करनी है, तो हमें n को 15 से रिप्लेस करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो हमारे पास 15 टर्म आ जाती है। सो जो भी सीक्वेंस है उसका हम, अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस है, फॉर्मूला लगा के उसकी जनरल टर्म भी फाइंड कर सकते हैं और उसके मिडिल में से हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। सो ये था अर्थमेटिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ इसमें एक और तरह का क्वेश्चन डिस्कस होता है। वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास सीक्वेंस ऑलरेडी गिवन है और आपने उसकी मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है, जैसे 7, 10, 13। सो 13 के बाद क्या आएगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। वो कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 3 आ गया। इसका मतलब है कि आप हर दफा +3 कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 7 में हमने +3 किया तो 10 आ गया, 10 में +3 करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 में +3 करेंगे तो अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सॉरी +3 लिखना था, +3 13 में +3 करेंगे तो ये आ जाएगा 16। इसी तरह 16 में +3 करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगी, 19। 19 में +3 करेंगे तो कैसे 20, 21, 22 आ जाएगा। 22 में +3 करेंगे 23, 24, 25 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, इस तरह हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करके मिसिंग टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। सो अब हमारा सीक्वेंस क्या बन गया है, 10, 7, 10, 13, 16, 19, 20, 25 एंड सो ऑन। हमने सिर्फ ये मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी थी और कुछ नहीं करना था। सो एक तरह का इसमें ये क्वेश्चन भी आता है। एक क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आपको सीक्वेंस गिवन है, आपने उसकी nth टर्म फाइंड करनी होती है जनरल रूल्स हैं, जनरल टर्म के फॉर्मूले से। एक क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आपने जनरल टर्म फाइंड कर ली है तो उसकी कोई 30th टर्म या बीच में से कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। और एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपने सीक्वेंस में मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी होती हैं, जो भी आपका डिफरेंस होता है उसको सिंपली आप ऐड करते जाते हैं। सो यहाँ तक तो था अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये था ये, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे ऐड करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपली जैसे आप इनको ऊपर नीचे लिख लें और आपने लिखना कैसे है, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म के नीचे आपने एक्स स्क्वेयर वाली टर्म लिखनी है, एक्स वाली टर्म के नीचे आपने एक्स वाली टर्म लिखनी है और कांस्टेंट के नीचे आपने कांस्टेंट लिखना है और सिंपली आपने उसी तरह ऐड कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 + 4 करेंगे, नहीं यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 10x स्क्वेयर प्लस 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ये आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और प्लस 16। सो हम ऐड इसी तरह कर लेते हैं सिंपल, जैसे आप
टर्म्स को ऐड करते हैं उसी तरह करेंगे, सिर्फ ये इसमें डिफरेंस आएगा कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर में ऐड होगी, एक्स वाली टर्म एक्स में ऐड होगी और कांस्टेंट टर्म सेपरेटली ऐड हो जाएंगी। सो ये ऐड होगी, इस तरह हम इनको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट जब आप इसको इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने का भी रूल उसी तरह है कि आप स्क्वायर वाली टर्म के नीचे स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे। जैसे ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेते हैं एक बार कि इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। तो जो सेकेंड दफ़ा आता है ना वैल्यू या एक्सप्रेशन, उसको ऊपर लिखते हैं और जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन होता है उसको नीचे लिखते हैं। और लिखना उसी तरह है कि आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म लिखनी है। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, उनके साइन चेंज कर देते हैं। सो 5 के साथ प्लस था, माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी प्लस है माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है ये प्लस हो जाएगा। सो 10 में से 5 निकाले आउट किए तो ये आ गया 5x स्क्वायर। 8 में से 2 को माइनस किया, क्या आ गया 8 माइनस 2 6x। 7, अब यहाँ पे क्या हुआ, साइन चेंज होने की वजह से +1 हो गया, तो 7 + 1 + 8। सो ये इसका एक आंसर आ गया। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है, करने का तरीका बस सिर्फ इतना ही है कि आपने याद रखना है कि स्क्वायर वर्ड जो सेम है वो एक्सप्रेशंस उनको उसके नीचे लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ लिखना है, एक्स वालों को एक्स के साथ, कांस्टेंट वालों को कांस्टेंट के साथ सिंपली ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्शन में ये है कि फ्रॉम के बाद वाली जो टर्म आती है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं और ये वाली टर्म नीचे लिखते हैं और साइन चेंज करते हैं और फिर सिंपली उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सिंपल है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, सिंपली जैसे ये एक एक्सप्रेशन है इसके साथ 2x को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम 2x को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ 5x y स्क्वायर प्लस एज इट इज, फिर 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे 8x स्क्वायर y क्यूब के साथ। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 5 10। ठीक है, अब x और x सेम है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो x की 1 और 1 कितनी पावर हो जाएंगी 2। ठीक है, अब y की पावर्स कितनी हो जाएंगी 2 + 1 3 प्लस इधर भी 2 × 8 आ जाएगा 16 x। सो x की यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 3, नहीं सॉरी 2 + 1 3 और y की पावर क्या आ जाएगी 3 + 1 4। सो इसको सिंपली इसका ही आंसर आ गया। लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हैं तो सिंपल हमने 2x से मल्टीप्लाई किया था एक टर्म को दो टर्म्स के साथ, अगर दो टर्म्स को दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कि पहले हम सिंपली फर्स्ट टर्म ले लेंगे L³ स्क्वायर, इसको आप इस सारे के साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट टर्म को सारे के साथ लिखना है, तो पहले इसको हम इसी तरह सिंपली लिख लेंगे ताकि हमारे पास गलती भी ना हो, क्वेश्चन भी हमारा ठीक हो जाए। 5³ - 2, इसको थोड़ा सा अरेज कर लेते हैं। अब ब्रैकेट 5L³ -2LM ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये माइनस साइन इसके साथ आएगा। ठीक है, -5LM³ ब्रैकेट 5L³
एम माइनस 2l m ब्रैकेट क्लोज। एक बार आपने उसको ब्रैकेट के दोनों के साथ लिख लेना है और नेक्स्ट फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। अब करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5 10, ठीक है। एल की पावर्स ऐड हो रही हैं, 6 3 प्लस 3 6, एम की पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 1 3, माइनस साइन एज इट इज, 2 इंटू 2 4, एल की पावर्स अगेन ऐड होंगी, 3 प्लस 1 4, एम का क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, ठीक है। अब आ रहा है -5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -25। अगेन एल की पावर्स ऐड होंगी, क्या आ जाएगा 4, एम की पावर्स क्या हो जाएंगी 4। अब क्या होगा, -5 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज माइनस माइनस प्लस 10, अगेन एल की पावर्स ऐड हो जाएंगी स्क्वेयर और एम की पावर्स अगेन ऐड हो जाएंगी 4। अब हम देख लेते हैं कोई हमारा सेम कुछ भी नहीं, सो ये इसका आंसर ये आ जाएगा। सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर वाली दोनों वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर जैसे ये +5 था, ये -25 हो गया, और जब -5 को +-2 से मल्टीप्लाई किया तो ये +10 हो गया। सिंपली यहाँ पे साइन चेंज होंगे, ये इसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। सो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी इजी था। अब नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब है डिवीजन का कॉन्सेप्ट। डिवीजन का कॉन्सेप्ट कैसे है कि आपने इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है। तो आप लिख सकते हैं सिंपली, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 10x 9 y 5 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वेयर y इक्वल्स टू, अब क्या होगा, ये 2 10 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। हमारे पास आ गया 5। 2 की x की पावर 2 है और यहाँ 9 है, सो ये पावर कैंसिल होगी। यहाँ पे होगा क्या, x में से 9 ऊपर रहेगा, -2 कर देंगे। यहाँ सिंपली आप कर सकते हैं इसकी पावर उतनी कम करते हैं। इसमें से 9 में से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो कितनी पावर्स बचेंगी, 9 में से जब 2 कैंसिल हो जाएंगे या 9 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7। इसी तरह y की क्या क्या पावर्स हैं, ऊपर 5 है और नीचे 1 है, 5 - 1 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे वो बेसिस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। यहाँ सिंपली आप देख कर लें कि नीचे वाली जो पावर 2 थी, ऊपर वाली पावर 9 में से माइनस हुई। इसी तरह जो y की पावर नीचे वाली 1 थी वो 5 में से माइनस होगी। तो इसका आंसर ये आ गया। और एक इस तरह का क्वेश्चन है कि आपने इसको इससे डिवाइड करना है। सिंपली इसको भी आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। क्या आ जाएगा 30p5 q4 प्लस 15p स्क्वेयर q स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3p and q। अब इसको डिनोमिनेटर में 3p है, इनके साथ दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे, आ जाएगा 30p5 q4 डिवाइडेड बाय 3p and q प्लस 15p स्क्वेयर q स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3p and q। अब इसको नेक्स्ट पेज की बजाय मैं सिंपली इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। ये देखें, अब ये 3 इससे कैंसिल हुआ, ये आ गया 10, तो क्या लिखेंगे 10। अब ये p की पावर 5 थी और नीचे 1 है, तो 5 - 1 करेंगे तो आप इसकी पावर क्या आ जाएगी 4, ठीक है। अब नीचे p की पावर q की पावर 1 है और ऊपर 4 है, तो 4 - 1 करेंगे, आ जाएगा 3 प्लस साइन एज इट इज। अब ये से कैंसिल होगा तो क्या आएगा 5, तो हमारे पास आ गया 5।
अब p की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, ऊपर 2 है और नीचे 1 है, सो 2 माइनस 1 1, और q की पावर क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1 1, सो यहाँ पे हमारा आंसर ये आ गया। सो मल्टीप्लिकेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये है अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज, जिनको हम आपने इनको याद भी कर लेना है और इनको अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। सबसे पहली फर्स्ट आइडेंटिटी है कि a प्लस बी होल स्क्वेयर, तो आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। सेकेंड आइडेंटिटी में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, जहां प्लस था वहां माइनस आ जाएगा, यानी a माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स b स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। इसी तरह जो थर्ड आइडेंटिटी है उसमें क्या करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इनको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले अगर आपके पास इक्वेशन आ जाता है कि इसको क्वेश्चन आ जाता है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपने देखना है कि इसके ऊपर होल स्क्वेयर है और अंदर प्लस का साइन है। इसका मतलब है कि आपने इस पे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को यूज करना है, उसको अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे हम, ए स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा, 2xp होल स्क्वेयर प्लस 2ab की जगह क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इक्वल्स, जब 2x का स्क्वायर लेते हैं तो 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर x प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12x एंड y प्लस 3y का स्क्वायर लेने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y, सो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लें, तो अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें गिवन हो, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, x ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस y ओवर 2 होल स्क्वायर। अब जब आप उसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, x का भी स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, आपने किसी का भी फ्रैक्शन में किसी का भी स्क्वायर मिस नहीं करना, प्लस ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या आया ऊपर, x एंड y डिवाइडेड बाय नीचे एक 2 बचा, प्लस अगेन 2 ओवर y का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा y का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4। ये आपने यहाँ पे ये इसका आंसर है, ठीक है। बच्चे मोस्टली जब इसका स्क्वायर लेते हैं, x ओवर 2 का स्क्वायर लेते हैं, तो मिस्टेक पता है क्या करते हैं, कभी सिर्फ x का स्क्वायर ले लेते हैं और 2 का नहीं लेते, ये भी गलत है। या सिंपली ऐसे भी कर लेते हैं और कभी कभी ऐसे कर लेते हैं 1 ओवर 2x, ये भी गलत है। आपने ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर ऊपर लेना है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर नीचे लेना है। सो इस तरह की मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। और इस अब सेकेंड आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर बीच में माइनस का साइन है और बाहर होल स्क्वायर है, तो इसके लिए हम सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट टर्म है
ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरह करेंगे, 4x का स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24x एंड y प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y। सो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। कैसे करेंगे हम? 3 और माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, होल स्क्वायर माइनस 2 3 ओवर x y ओवर x प्लस y ओवर 2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर माइनस ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या आया? 3y, नीचे आया x प्लस y का स्क्वायर ओवर 4। ये भी इसका आंसर हो गया। अब थर्ड आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी? a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, यानी a और ये b है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 और सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर। सो ये इसका आंसर होगा। अगर x डिनोमिनेटर में है तो उसका स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में आएगा, y डिनोमिनेटर में है तो स्क्वायर भी y उसका डिनोमिनेटर में आएगा। आपने उसको ऊपर नहीं लिख लेना। सो ये हम अब सिंपल आइडेंटिटीज के बाद नेक्स्ट वाला फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। जो फैक्टराइजेशन का एक टाइप का 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है। इसमें आप क्या करते हैं फैक्टराइज करने के लिए x जो है वो तीनों टर्म्स में है, इसी तरह y भी तीनों टर्म्स में है और z भी तीनों टर्म्स में। x की लोएस्ट पावर को कॉमन लेंगे। सो x की लोएस्ट पावर क्या है? यहाँ 1 है, फर्स्ट वाली टर्म में 5 है, सेकेंड टर्म में 2 है और फिर 1 है। सो लोएस्ट पावर क्या हुई? 5 2 1, सो 1 हुई। सो हम x ले लेंगे। इसी तरह y की भी लोएस्ट पावर को आपने कॉमन लेना है। तो 6 है, 4 है, अगेन 1 है, तो इसमें से भी 1 ही कॉमन आएगा। z की भी लोएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, 2 3 1, सो 1 ही आएगा। सो इन तीनों टर्म्स में से हमने x y z को कॉमन ले लेना है और इन पावर्स को माइनस कर देना है। x की पावर फर्स्ट टर्म में है 5, सो 1 माइनस कर देंगे तो 4 रह गई। y की फर्स्ट टर्म में पावर है 6, तो 1 माइनस कर देंगे तो 5 है। इसी तरह z की पावर है स्क्वायर, सो 1 माइनस कर देंगे तो 1 रह जाएगी। सेकेंड टर्म में x की पावर स्क्वायर है, तो 1 माइनस कर देंगे तो 1 रह जाएगी। इसी तरह 4 है y की पावर, तो 1 माइनस कर देंगे तो 3 रह जाएगी। ठीक है, यानी कि आपने इसमें से जो पावर कॉमन लिया उसको माइनस करते जाएंगे, और z की पावर 3 है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो z स्क्वायर रह जाएगा माइनस। अब यहाँ पे जो थर्ड टर्म है इसमें से आपने x भी कॉमन ले लिया, y भी ले लिया, z भी ले लिया, तो सिर्फ 1 रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन इनको बच्चे मोस्टली गलत कर देते हैं। इनको क्या करेंगे, हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे। सो इसको पेयर इस तरह बना लेते हैं, इस तरह बना लेते हैं।
सो फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन है, 2। देखिए ना 2 भी है, टू के टेबल में 6 भी आता है, सो 2 कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे मुझे मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे सॉरी, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर फिर b आएगा, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास b माइनस 3, a कॉमन ले लिया, c बचा। इसी तरह माइनस, अब इन दोनों टर्म्स में से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, b विद प्लस साइन, माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे क्या बचेगा, -3c। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, ये और ये, क्या आ जाएगा, b -3c, और ये क्या आ जाएगा, 2a -1। ये आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह इस टर्म में हम क्या करेंगे, इधर भी हम पेयर्स के बना लेते हैं, हम इसको और इसको पेयर बनाते हैं और इसको और इसको पेयर बना देते हैं, ठीक है। सो इसको एक दफा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, 3x -3x प्लस 3 -y 3y। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, सो 3x, हमारे पास क्या आएगा, y -1। इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3, सो 3 1 -y। अब ये दोनों y -1 और 1 -y में माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे y के साथ पॉजिटिव है, माइनस साइन 1 के साथ है, यहाँ पे ऑपोजिट है। तो हम इसको सेम करने के लिए एक माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। इसको एक बार अगेन रीराइट करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y -1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y -1 और 3x -3। सो ये फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट से हमने सॉल्व करनी है इक्वेशन। जब भी हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, हमने उसमें जो अननोन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ पे हमारे पास अननोन वेरिएबल है x, सो 7x, ये जो यहाँ पर ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू 60। 7 - 2 5, x इक्वल्स टू 60। x, अब 5 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू 12। अब हम इसको चेक कैसे करते हैं, हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 12 अपने क्वेश्चन में, जहां जहां हमारे पास x हम उसे वहां पुट कर देंगे। 7 × 12 इक्वल्स टू 60 प्लस 2 × 12। 7 × 12 करेंगे तो आ जाएगा 484। 6 प्लस 24, so ये क्या आ गया, 84 इक्वल्स टू 84। सो लेफ्ट साइड हमारी, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इसका क्या मतलब है कि ये मैं रेस करना चाह रही थी, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है, ये हमारा आंसर ठीक है। अगर हम इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे, तो अगर इस तरह हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाती है तो हमारा आंसर ठीक है।
इसी तरह हम नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन कैसे आ जाएगी, ऐसी इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल्स 5 माइनस 2x, माइनस साइन अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 6। अब क्या आ जाएगा 3x प्लस 6 इक्वल्स, अब 5 प्लस 6 11 माइनस 2x। माइनस का साइन जो है ना ये इसके साथ है 2x के साथ, y भी वो 5 भी पॉजिटिव है और 6 भी पॉजिटिव है, तो 6 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज को एक तरफ लिख लेते हैं और y वाली वैल्यूज को दूसरी तरफ। 3x, अब जो यहाँ पे 2 जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा था यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। इसी तरह 11 6 माइनस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। सो 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1। सो x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गई, हमारे पास आंसर आ गया 1। अब हम इसको चेक करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन में। 3 x की जगह 1 प्लस 2 इक्वल्स 5 2 1 माइनस 3 1 प्लस 2 3 इक्वल्स 5 2 माइनस 2, ये तो आ रहा है 6 इन 3 9 5 प्लस 4 9 इक्वल्स 9। हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया, यानी कि 9 9 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि हमारा ये आंसर ठीक है। सो जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें तो आप अपने आंसर को चेक करने के लिए वापस जो x की वैल्यू आ रही है उसे क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो अगर आपका लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ग्राफ्स का। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम, सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट को समझ लेते हैं। क्वाड्रेंट में ये हमारा जो पूरा एक प्लेन है हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे एक्स एक्सिस हैं, तो हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल एक्सिस हैं दैट आर वाई एक्सिस, ये हमारे वाई एक्सिस हैं। सो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये लास्ट वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट को यानी कि 4 पार्ट्स को हम इसी तरह नंबर करते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारी x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की वैल्यू नेगेटिव होती है, देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यहाँ नेगेटिव है, और जो y की वैल्यू है ये पॉजिटिव होती है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अगर कभी पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए कि 3 कौन से क्वाड्रेंट, 3 वाला कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 3 दोनों पॉजिटिव हैं तो वो श्योरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो थर्ड में लाई करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए या इक्वेशन ऑफ अ लीनियर ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लीनियर ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम आप 5 भी कर लें,
6 कर लें, 7 कर लें, जितने मर्जी कर लें, लेकिन मिनिमम 2 कर लें। और उसका सबसे आसान और शॉर्टेस्ट मेथड होता है कि एक बार आप x को 0 पुट करें और एक बार आप y को 0 पुट करें इक्वेशन में, जो आपकी इक्वेशन है उसमें। जब आप x को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस y इक्वल्स टू 3। सो जीरो होने की वजह से ये वाली टर्म तो हमारी खत्म हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल्स टू 3। सो टेबल को भी फिल कर लेते हैं, जब x 0 है तो y 3 है। इसी तरह जब y 0 पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3। क्या आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 3 1। सो हमारा ग्राफ कंप्लीट, ये टेबल कंप्लीट हो गया। सो हमने पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 0 3, x की वैल्यू 0 और y की 3। सो ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा कोऑर्डिनेट, क्या आ जाएगा। और ये इसको मैं मार्क करने के साथ लिख भी लेते हैं, 0 एंड 3। इसी तरह दूसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या था, x1 और y0, 0 x1 एंड y0, ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x1 एंड y0। ठीक है, अब हमने इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, हम ले लेते हैं इधर से, ये आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई और जो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स से गुजर भी रही है। सो ये था हमारा मैंने शॉर्ट सा लेक्चर बनाया है ताकि आपको सारे के सारे अलजबरा के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो यहीं पे मैं अपने लेक्चर को एंड करती हूँ। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियोस के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि आपके अच्छे अच्छे नंबर आए। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।